राजेंद्र साहब, अब एक दो चीजें हो गई हैं। एक चीज और, जी प्लीज प्लीज प्लीज, एक चीज और बताना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश में भी हमने हस्ताक्षर अभियान किया था, वोट चोर गद्दी छोड़ का, और काफी संख्या में, कुल देश के 5 करोड़ लोगों ने सिग्नेचर किए हैं। और ये मानते हैं ये लोग कि जो भी कुछ हो रहा है ज्ञानेश कुमार गुप्ता के नेतृत्व में, ये बहुत बड़ी धांधली है। जी जी जी, ये एक्चुअली धांधली छोटा शब्द है, ये तो अपराध है इस देश के लोकतंत्र, इस देश के संविधान के साथ अपराध है ये। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि हम लोग शायद अपनी भाषा की मर्यादा, या ऐसा सिखाया नहीं गया, तो हम लोग भाषा को बहुत ही मर्यादित रखते हैं। ये लोग अपराधी है भाई, इनको, दे आर क्रिमिनल्स। दे, अगर कोई इस तरह का काम कर रहा है तो उसको अपराध से कम नहीं है। राजेंद्र साहब, दो चीजें, स्टालिन बिल्कुल डट के खड़े हैं, आज भी उन्होंने कहा है कि हम जिस तरह से ये नहीं होने देंगे। लेकिन एक अकेले स्टालिन, एक अकेले केरल, एक अकेला वेस्ट बंगाल क्या कर लेगा? क्योंकि अगर अगर पूरा सिस्टम ही इस पे उतारू है कि हम तो इसको एक इंजीनियर्ड वो देंगे, जिसमें कुछ लोगों का कहना है कि शायद 2029 आते आते मोदी जी पहले ही कह देंगे कि भाई 400 सीटें हमारी हैं और हम अपना ले रहे हैं, आपको जो बाकी सीटों में आप लोग आपस में तय कर लो। मैं थोड़ा एक चीज और कहना चाह रहा हूं, जो अनमा जी जिसपे कही है, लेकिन मैं उसको स्पष्ट कर दूं। मैं ये कई बार कह चुका हूं, लेकिन फिर भी रिपीट कर रहा हूं। मैं 77 में पहली बार हेमवती नंदन बहुगुणा का पोलिंग एजेंट बना था लखनऊ में, और उसके बाद 2024 में पहली बार ऐसा चुनाव था जब मैं इलेक्शन का पार्ट नहीं था, नहीं तो हर एक बार मैं इलेक्शन का पार्ट रहा आज तक। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, यह समझना इस देश को जरूरी है कि भारत की जो टोटल जनसंख्या है उसमें जो मत देने के लिए एलिजिबल वोटर्स हैं, और एलिजिबल वोटर्स वो हैं जो 18 साल से ऊपर हैं और जो पागल नहीं है, वो एलिजिबल वोटर्स है, उसका 99% लोग वोटर लिस्ट में जगह पाते हैं। ये अभी तक का रिकॉर्ड था, एक 6 महीने पहले तक का। 99% पीपल फाइंड देयर प्लेस इन वोटर लिस्ट। अमेरिका में ये प्रतिशत 75-76% होता है। द एलिजिबल वोटर्स इन अमेरिका एंड वोटर लिस्ट में जो नाम पाते हैं 75-76। उसका कारण यह है कि अमेरिका में और बहुत से देश, दुनिया के देशों में, आपको वोटर बनने के लिए अप्लाई करना पड़ता है। हमारा जब संविधान बन रहा था, तो हमारे संविधान निर्माताओं को यह समझ में आता था कि ये एक देश गरीब देश है, गुर्बत है, दलित है, लोगों को दबाया गया है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो अगर आप ये अप्लाई करने का मामला करेंगे तो लोग नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने एक प्रावधान रखा कि इस देश का हर वो व्यक्ति, उस समय 21 साल थी, अब 18 साल हो गई, हर वो व्यक्ति जो इसका है वो वोटर होगा। और इसका दायित्व इलेक्शन कमीशन पे रखा। इसका दायित्व इंडिविजुअल का नहीं था और ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का था। ये मैं इसलिए बार बार क्लियर करता हूं, ये एक ट्रैप है जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी फंसती हैं। ये पॉलिटिकल पार्टीज का काम नहीं है, ये इस देश के इलेक्शन कमीशन का काम है। और मैं इस पे आपसे इसलिए टिप्पणी चाह रहा हूं कि मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं, राय साहब उत्तर प्रदेश में रहते हैं। मैं 2027 का इलेक्शन लड़ना चाहता हूं। मेरी विचारधारा ना कांग्रेस की है, ना बीजेपी की है, ना सपा की है, ना किसी की नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने अपने क्षेत्र में खूब काम किया, लोगों के बीच रहा हूं, उनके वो किया, तो मैं भी इलेक्शन लड़ूंगा और लोग मेरा भी सपोर्ट करेंगे। अब मैं बीएलए कहां से बनाऊं? आप तो कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज बीएलए बनाएंगे, और इस देश का जो सारे कानून है उस पर लेवल प्लेइंग फील्ड है। मेरी भी वही होनी चाहिए जो कांग्रेस के राहुल गांधी हो चाहे मोदी जी हो। तो वेयर आई स्टैंड नाउ, ये बेसिकली इस देश के कानून के अगेंस्ट है। तो मैं इस पे भी एक टिप्पणी आपकी चाहूंगा, क्योंकि लोग इसको बीएलए नाम की कोई चिड़िया नहीं होती है। ये 3 साल पहले इन लोगों ने एक जबरदस्ती घुसाया बीएलए का, और मैं उस पर भी आऊंगा, संदीप जी के पास जब आऊंगा तो उस पर आऊंगा। पहले मैं इस पे टिप्पणी आपकी ले लूं। ये जो अभी हो रहा है एसआईआर 1 से लेकर 100 नंबर तक, इस देश की पहली, अगर इस देश का लोकतंत्र और संविधान बचना है तो उसमें ये जो बेमानी जो इलेक्शन कमीशन है उसको हटाना, ट्रांसपेरेंट करना और ईमानदारी से वोटर लिस्ट बनाना। राजेंद्र साहब। आनंद जी, सबसे पहले मेरी सबको वंदना, जितने भी पैनलिस्ट हैं। और राय साहब की एक बात से मैं जोड़ना चाहूंगा आपके सवाल जवाब देने के पहले। छात्र संघ की राय साहब ने बात की। मैं जेएनयू से आता हूं और बहुत प्राउड हूं इस बात का कि आज भी जेएनयू ने वो मशाल रखी हुई है खड़ी, जो कि भारत के प्रजातंत्र और जो इंडिविजुअल राइट्स है उसके लिए आज भी कायम है। दूसरी बात,
आपने तमिलनाडु की बात की कि स्टालिन खड़े हुए हैं। आनंद जी, आप राजनीति में रहे हैं और अरुणा जी भी साथ में हैं। मैं आप लोगों के पास एक सवाल छोड़ना चाहता हूं इससे पहले कि मैं जो मेरा एनालिसिस है तमिलनाडु के बारे में वो मैं आपको बताऊं। मेरा सवाल ये है कि कांटे को कांटे से काटा जाता है, लोहे को लोहे से काटा जाता है, हीरे को हीरे से काटा जाता है, ये पुरानी कहावत है। अगर सरकार ने बीएलए कहीं से भी अलाउ कर दिया है कि आप अपॉइंट कर सकते हैं, कांग्रेस और जो भारतीय गठबंधन है, मेरा सवाल सुन लीजिएगा, जो गठबंधन है उसको कौन रोकता है कि अगर आपके कार्यकर्ता कम है किसी प्रदेश में, कि पूरे देश से सारे कार्यकर्ताओं को बीएलए बनाइए। ये बात मैंने बिहार में भी कही थी कि आपने तमिलनाडु और केरल में जो आप लोगों के कार्यकर्ता हैं उन लोगों को क्यों नहीं रिक्रूट किया। देखिए शिक्षा के मामले में साउथ आगे है। आपने आंध्रा से एक व्यक्ति को लाके अपना पूरा कैंपेन किया, लेकिन आपने बाकी क्षेत्रों को छोड़ दिया। तो इस पे मैं आप लोगों की टिप्पणी चाहूंगा बाद में। अब आ जाता हूं जो तमिलनाडु में है। कल मैं एक साक्षात्कार सुन रहा था जो आईटी मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के, उनका कहना था देखिए स्टेट मशीनरी तमिलनाडु की जो है बहुत परिपक्व है, तो वहां पे ये धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे वोट काटने का जो खेल है वो हो नहीं पाएगा जो बिहार में हुआ था। तो यहां होगा क्या? यहां पे मैं कुछ दिनों से बात भी कर रहा हूं, मेरे जो पत्रकार साथी हैं तमिलनाडु में, उन लोगों का कहना है कि ब्लैक शीप्स काफी हैं तमिलनाडु में इस वक्त पार्टी में। जैसे विजय का नाम लिया जा रहा है, एआईडीएमके में नाम लिया जा रहा है। तो इनको जो है, जो वोटिंग जिस तरह से धांधली की जाएगी एसआईआर के थ्रू, वो बेनिफिट उन लोगों को दिया जाएगा ताकि उनको प्रॉप अप करके उसके बाद जब सरकार बनाने की बात होगी तब भारत जो बिहार में हुआ है उस तरीके से किया जाएगा। तो आनंद जी, ये एक एनालिसिस मेरे पास आया है और इसका मैंने थोड़ा अध्ययन भी किया है और ये बहुत हद तक सही भी है। और ये स्टालिन के लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है, वो कितनी भी बड़ी लड़ाई लड़ ले, क्योंकि हमने देख लिया है कि बिहार में किस तरीके से कितनी कोशिशों के बावजूद इलेक्शन कमीशन अपना मतलब रौंदते हुए निकल गया। तो ये चीज तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगी और केरल में भी आपको ये चीज देखने को मिलेगी। वहां पे कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं और कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पे जो ब्लैक शीप्स हैं उन लोगों को एक तरीके से प्रॉप किया जा रहा है, उनको फाइनेंशियल हेल्प, लॉजिस्टिक सपोर्ट, ये सब प्रोवाइडेड की जा रही है और इसका खामियाजा जो है रिजल्ट में नजर आएगा अगर जो सवाल मैंने आप लोगों से किया है उससे कहीं जवाब निकल पाए। क्योंकि लड़ाई जो है बड़ी लड़ाई है, ये छोटी लड़ाई नहीं है कि आपने सड़क पे उतर गए। जैसे आनंद जी आपने कहा कि सड़क पे उतरने से काम हो जाएगा, नहीं, सड़क पे भी उतरना पड़ेगा। सड़क पे उतरने के अलावा जो रामलीला मैदान में होगा वो देखने वाली बात है कि 144 धारा का किस तरीके से उपयोग किया जाएगा, ये देखने वाली बात है। मैंने कई रामलीला मैदान में 1977-80 से मैंने कई जो आंदोलन हुए हैं वहां पे देखे हुए हैं और कुछ में मैं पार्टिसिपेट भी किया हूं, तो मुझे पता है कि वहां पे किस तरीके से जो लोकल पुलिस है उसका इस्तेमाल होता है। आखिरी बिंदु आनंद जी जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा और श्रोता को भी बताना चाहूंगा, देखिए जो परकला प्रभाकर जी हैं, उन्होंने वही जो सवाल आपने पूछा था, उन्होंने 12 बिंदुओं में तोड़ के प्रस्तुत किया है। अगर वो सुन लें तो उससे काफी कुछ समझ में आ जाएगा किस तरीके से आप डकैती कह रहे हैं। ये तो समझ लीजिए ग्लोबल लूट हुई है, मतलब इतना बड़ा लूट मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है।
आखिरी बिंदु आनंद जी, बस आखिरी बिंदु, ये आपने कहा कि जो यूथ है, यूथ को किस तरह से हम लोग एजिटेट करवा के उसको, मतलब इस संदर्भ में एसआईआर के बारे में, या देखिए राहुल जी ने एक बात कही थी बड़ा इंटरेस्टिंग कि रील जो है ना एक नशा है, और प्रधानमंत्री जी उसको एम्प्लॉयमेंट बना के चले गए। अब इसको कौन तोड़ेगा कि इस नशे को, और ये वाकई में नशा है। आपके घर में आनंद जी, मेरे घर में, हम सबके घर में अगर युवा है, बच्चे हैं, आपको ये चीज नजर आएगी, और इसका तोड़ हमें निकालना पड़ेगा। आनंद जी।